जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमने एक आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाई थी जिसमें टीसीएस वर्सेस इडिक्विटी जीएस के महत्वपूर्ण विश्लेषण को हमने प्रदर्शित किया था। वो जो विश्लेषण था वो टीसीएस इडिक्विटी के माध्यम से जो अभी 5-6 एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस सिलेक्शन फेज़ उनके प्रश्नों के विश्लेषण पर आधारित था। तो ये जो मैं अपना फाउंडेशन 2.0 बैच प्रारंभ किया है, इस फाउंडेशन 2.0 बैच का आज जो पहला लेक्चर है वो ज्योग्राफी का होने वाला है। पॉलिटी का चल रहा है जिसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं, वो चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएँगे विद्या क्लिक चैनल पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप इस विद्या क्लिक चैनल का जो ये वाला विश्लेषण है जो मैं बता रहा हूँ, टीसीएस जीएस और इडिक्विटी जीएस, इस विश्लेषण को एक बार बड़ी ही गहनतापूर्वक देखें, क्योंकि इसी विश्लेषण के आधार पर ही आप अपने आगे की तैयारी को जो मुख्यतः जीएस पर आधारित है उसको आप दिशा दे पाएँगे, ठीक है ना? तो आज हमारा जो पहला प्रारंभ लेक्चर कर रहा हूँ दूसरे विषय का वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भूगोल में आज हम फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल से प्रारंभ करेंगे और इस भौतिक भूगोल के साथ-साथ हम आपको बता देते हैं कि भूगोल के में इस आपको कौन-कौन से भूगोल के विषय में जानकारी चाहिए एसएससी के नए पैटर्न के अनुरूप, ईडीक्यूटी के नए पैटर्न के अनुरूप इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना? तो जो हमें लगता है सर्वप्रथम आपको जानकारी होनी चाहिए वो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और ये मानव भूगोल और ये आर्थिक भूगोल। हिंदी में आप भी लिखते रहिएगा इन चीज़ों को और उसके साथ-साथ हमें इंडियन ज्योग्राफी। इन चारों को पढ़ने का वो होता है और ये जो हमारा भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल में ही लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इंक्लूड करते हैं। मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही लोग फिजिकल फिजिकल प्लस वर्ल्ड मैप और इसी इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी प्लस उसका मैपिंग पार्ट इसको कवर करना होता है भूगोल में, ठीक है ना? तो भूगोल में ये होते हैं भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल और ये भारतीय भूगोल उसमें उसकी मैपिंग और ये विश्व भूगोल में आपको भौतिक भूगोल प्लस विश्व मैपिंग ये इतना पढ़ना होता है। हम प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ से, इसको खत्म करने के बाद हम इंडियन ज्योग्राफी को प्रारंभ करेंगे, फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो आज जो हमारा पहला ये लेक्चर है वो इसी पर आधारित है, भौतिक भूगोल पर। तो भौतिक भूगोल से हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना? तो भौतिक भूगोल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन विषयों की चर्चा करते हैं। किंतु हम इस लेक्चर में ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, जो हम एक अलग ही लेक्चर ही कंडक्ट करेंगे उसके लिए, वो अलग होता है, वो कॉस्मोलॉजी और ये एस्ट्रोनॉमी के तहत आता है वो वाली चीजें। तो हम इसमें आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधा पृथ्वी से प्रारंभ करेंगे, पृथ्वी के विषय में, और वहां से हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए, सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि ये भौतिक भूगोल की उत्पत्ति कैसे होती है या भौतिक भूगोल को एक डिसिप्लिन के रूप में हम कैसे कंसीडर करते हैं, ठीक? तो आप सबसे पहले इसको एक देखिए, जो ये मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए ये जो डायग्राम है इसमें आपको ये जो दिख रहा है ये है लैंड, भूमि, ठीक? ये है भूमि, ये है एयर, हवा, ठीक है ना? और ये जो है इसे ही वायु बोलते हैं। भूमि, हवा और इसके साथ ये हो गया हमारा ओशन यानी कि पानी या जल, ठीक? तो ये हमारे भौतिक भूगोल में हम इन 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक? भौतिक भूगोल में पानी यानी कि इसी को हम बोलते हैं ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी या ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी भाई जल के अध्ययन के लिए क्या करना पड़ेगा? भौतिक भूगोल। और ये जो हमारा ये कॉमन पॉइंट है, इसको हम अभी समझाते हैं आपको कि ये क्या है। और ये जो हवा है, इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे? एटमॉस्फेयर के बारे में यानी कि क्लाइमेट। इसमें हम क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ते हैं। और भूमि किससे संबंधित है? रॉक से। लिथ 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 माने या लिथ यानी कि रॉक, यानी कि यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? लिथोस्फेयर। अब देखो, भूमि, जल और हवा तीनों जहां एकत्रित हो जाएंगे, भूमि, जल, हवा तीनों जहां एकत्रित हो जाएंगे, वहां पर एक कॉमन पॉइंट बनेगा जहां पे जीवन संभव होगा। और इसे ही क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे बायोस्फीयर, जैवमंडल। तो ये क्या हो गया हमारा? जैवमंडल। जैवमंडल आप पहले इस तरीके से कभी नहीं पढ़े होंगे। मैं कह रहा हूं आप इसको ऐसे पढ़िए, आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है सब्जेक्ट को लेकर एकदम टॉप लेवल की होगी, ठीक है ना? तो ये जैवमंडल है हमारा, क्या है? बायोस्फीयर है।
अब ये हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं और ये भूगोल में तो सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ना सीखिए। अब जहाँ पे जो पानी, हवा भूमि मिलेगी वहीं पर ही संभव होगा जीवन, ठीक है ना? पानी, पानी रहेगा, ओशन रहेगा तो जीवन संभव नहीं है। भूमि, भूमि रहेगी, पानी नहीं रहेगा तो कैसे जीवन संभव है? हवा, तो यानी कि तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है हमारा, ये बनता है हमारा जैवमंडल, ठीक है ना? और भौतिक भूगोल के ये सब भाग हैं। ये सब भौतिक भूगोल के ही कंपोनेंट्स हैं जिससे में हम पूरी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ओशनोग्राफी में अब हम क्या देखेंगे? ओशनोग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे? ओशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि समुद्र के बारे में पढ़ेंगे। समुद्र के बारे में पढ़ेंगे और समुद्र के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ओशन, ओशन क्या होता है? ओशन से रिलेटेड जो कंपोनेंट होते हैं जैसे सैलिनिटी, टेम्परेचर, इन सब के बारे में। और जो हमारा ये हो गया, बे हो गया, बे हो गया, गल्फ हो गया, गल्फ, ओशन, बे, गल्फ, इन सब के बारे में। और स्ट्रेट के बारे में, स्ट्रेट के बारे में, इस्थमस, इस्थमस के बारे में, और ये चैनल के बारे में। ये हमारे इन सब चीज़ों का पार्ट होता है। मतलब जब हम समुद्र के बारे में पढ़ते हैं, सी के बारे में, ओशन के बारे में, और जब हम हवा के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें क्या मानसून पढ़ते हैं। मानसून, मानसून, इस्थमस, ठीक है ना? ये स्ट्रेट जो है ना, स्ट्रेट और ये इस्थमस, ये जल डमरू मध्य होता है और ये जल डमरू होता है, ठीक है ना? इसे अभी समझाता हूँ मैं आगे चल के, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे, हवा और जो विंड होती हैं, विंड के डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? तो जैसे ये क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, कोहरे का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि जो कोहरा बनते हैं, बादल बनते हैं, उनके निर्माण की प्रक्रिया हम कहाँ पढ़ेंगे? क्लाइमेट में पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक। और जो हमारे लिथोस्फीयर में पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर में क्या-क्या पढ़ेंगे भाई? अब पृथ्वी से संबंधित है। अब पृथ्वी से संबंधित लिथ मतलब रॉक, रॉक से संबंधित क्या है? इरोजन हो गया, अपरदन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में। वोल्केनिक एक्टिविटी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इन सब चीज़ों को हम कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ पर पढ़ेंगे, भूमि में। यानी कि अर्थक्वेक के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, वोल्केनो के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को हम लिथोस्फीयर में पढ़ेंगे। अब तो आपको ये क्लाइमेटोलॉजी, लिथोस्फीयर, ओशनोग्राफी, इन चीज़ों में एक क्लियर डिफरेंस मतलब समझ में आ गया होगा। इसको मैं देखो थोड़ा-सा अंग्रेजी के शब्दों को प्रयोग करना आवश्यक है और मुझे लगता है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा-सा इन शब्दों से परिचित होना ज़रूरी है। क्योंकि आप इस डिनायल में नहीं रह सकते हैं कि हिंदी, हम हिंदी को ही, ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं और जहाँ आवश्यक है हम उसका प्रयोग भी करते हैं। लेकिन हमें इसके लिए ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, वो फर्स्ट इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जा रही है, तो उसका प्रयोग आवश्यक है और हमें लगता है आप लोगों को भी थोड़ा बहुत इसका प्रयोग करना चाहिए। हालाँकि मैंने विशेषतः सारे शब्द को हिंदी में भी एक बार बता दिया गया है, ठीक है ना? ये समुद्र विज्ञान है, ये है हमारा जलवायु विज्ञान और ये हमारा लिथोस्फीयर यानी कि भू-विज्ञान, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं हमारा, ठीक? अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब ये सारी चीज़ें देख ली, तो अब हम वो सबसे पहले चालू करते हैं लैंड से, ठीक है ना? लिथोस्फीयर और ये हमारा है लिथ, जो कि रॉक इसका मतलब होता है चट्टान, ठीक है ना? हिंदी में भी। और ये जो हमारा ओशन वाला है, ओशन का जो कंपोनेंट है, उसे हम ओशनोग्राफी कहते हैं। तो अब लिथ वाले में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। चलिए आपको हिंदी में लिख के बताते हैं, नहीं तो आप कहेंगे महाद्वीप, महाद्वीप, महाद्वीप और द्वीप, द्वीप समूह, महाद्वीप, द्वीप, द्वीप समूह और क्या हो जाते हैं? और सबसे पहले और ये हो गया पेनिसुलर या प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। तो सबसे पहले महाद्वीप क्या है? महाद्वीप के बारे में आपने पढ़ा होगा अपने ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज़ में। तो जो महाद्वीप होते हैं वो बहुत बड़े क्या कहते हैं, वो विशाल मतलब एक तरीके के आइलैंड ही होते हैं, लेकिन उनका जो मास होता है, उनका जो साइज़ होता है वो द्वीप से कई गुना ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत बड़े। इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट के रूप में होता है, मतलब उसे ही हम महाद्वीप, महाद्वीप का मतलब है कॉन्टिनेंट, इसको आइलैंड बोलते हैं और इसको बोलते हैं आर्किपेलागो और इसको बोलते हैं पेनिनसुलर, ठीक? तो महाद्वीप एक वेरी ह्यूज लैंड मास। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। और जो हमारा द्वीप होता है, वो चलिए आप पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैप पर हम आपको इन चारों को दिखाते हैं, ठीक? अब द्वीप क्या होते हैं? द्वीप हमारे वो होते हैं जो छोटे आइलैंड होते हैं, चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं। महाद्वीप ज़रूरी नहीं है कि चारों तरफ पानी से घिरा हो, घिरा भी हो सकता है, नहीं भी घिरा हो सकता है, ठीक? लेकिन द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा होगा और वो महाद्वीप के आकार के अनुरूप बहुत ही सूक्ष्म होगा, ठीक? और जब यही द्वीप लाइन से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लग जाते हैं, कम से कम 20-25, तो वो द्वीप समूह बना लेते हैं, ठीक? ऐसे करके पूरे जो द्वीप समूह बन जाते हैं और 1-2 ऐसे 4-5 ऐसे बिखरे रहते हैं, तो उसे हम द्वीप आइलैंड कहते हैं, ठीक? और उसके बाद क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप वो होता है जो 3 ओर से जल से घिरा हो, ठीक है? और एक तरफ भूमि से घिरा हो, तो उसे हम प्रायद्वीप का भी नाम देते हैं। जैसे कि आप इंडियन पेनिनसुलर या भारतीय प्रायद्वीप के बारे में जानते होंगे। अब इनको हम एक बार मैप पर देख लेते हैं कि ये है कहाँ भैया असल में। तो चलिए हम आते हैं अपने मैप पे। अब मैप पे आने के लिए सबसे पहले देखिए, जो हम
महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं तो पृथ्वी पर हमारे कितने महाद्वीप हैं अभी? हमारे जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों में देखिए महाद्वीप ये एक है हमारा ये एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आपको दिख रहा है? अब इस एशिया महाद्वीप में आप ये देखिए एक यूरोप महाद्वीप है, तो क्या ये चारों तरफ जल से घिरा है? ये चारों तरफ जल से नहीं घिरा है, केवल इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से जल से घिरा है, ये जल से नहीं घिरा है इधर से, क्योंकि यहाँ से यूराल पर्वत है और यही यूराल पर्वत इसका बॉर्डर बनता है, लेकिन यहाँ से ये घिरा नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा ये हो कॉन्टिनेंट हो, वो चारों तरफ जल से घिरा हो, लेकिन हमारा ये हमारा पेनिसुलर होता है वो 3 तरफ, ये देखो ये जो है ये इंडियन पेनिसुलर है, ये इसे हम पेनिसुलर के नाम से जानते हैं, इसे जो 3 तरफ जल से घिरा हो, ये एक तरफ इधर, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, तीनों तरफ से जल से घिरा है। इधर अरेबियन सी, इधर बंगाल का बे है और इधर जो है इंडियन ओशन का वो है, तो इधर तो इसे हम जो ये है हमारा त्रिभुजाकार आकृति, ये हम इसे पेनिसुलर बोलते हैं, ठीक। और ये जो है हमारा एशिया का महाद्वीप हो गया, और ये कौन सा हो गया? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, और ये क्या हो गया? यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो गया, और ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, और ये जो हमारा हो गया ये सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया। कितने हुए? 1 2 3 4 5, और ये हो गया हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट हो गया, और ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ठीक। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, तो कितने महाद्वीप हुए? 7 महाद्वीप हुए। 7 महाद्वीपों को आप एक बार फिर से देख लीजिए, सातों महाद्वीप को आप एक बार सही से देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में कि किस तरीके से इनको संजोएं, मतलब एरिया के आधार पर इनको संजोएं, फिर पूछेगा या तो पॉपुलेशन के आधार पर इनको संजोएं। तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि कौन सबसे ज्यादा एरिया में है, कौन सबसे कम। तो 7 महाद्वीप है। सबसे पहले महाद्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। 7 है। जो एशिया महाद्वीप है, ये हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया के बाद आप अफ्रीका में आ जाइए। अफ्रीका में एशिया सबसे ज्यादा एरिया किसका है? एशिया। फिर किसका है? अफ्रीका का। फिर कहाँ आ जाएंगे हम? फिर आ जाएंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में उसके बाद सबसे ज्यादा एरिया है, ठीक। तो एरिया वाइज है। फिर किसका है? हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का है, ठीक। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक। और उसके बाद जो हमारा ये है, फिर हमारा आ जाता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आ जाता है। अंटार्कटिका आ जाता है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। फिर आ जाता है हमारा यूरोप। फिर हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ठीक। फिर हमारा ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। तो ये हमारा किसके आधार पर है? एरिया वाइज, एरिया के आधार पर। तो एरिया के आधार पर इसको समझाएंगे तो कैसे लिखेंगे? एरिया के आधार पर सबसे पहले एशिया, फिर क्या आ गया हमारा? फिर हमारा आ गया अफ्रीका, फिर हमारा आ गया नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर हमारा आ गया अंटार्कटिका, फिर हमारा क्या आ गया? यूरोप, फिर आ गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो ये हमारे किसके आधार पर है? ये एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये है एरिया वाइज। एरिया वाइज है, ठीक। तो ये एरिया वाइज हो गया। अब देखिए महाद्वीप आपने समझ लिया कि ये है महाद्वीप। अब हम द्वीप समझ लेते हैं। अब द्वीप के बारे में अगर आपको समझना है तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि चारों तरफ जल से घिरा होना चाहिए और समुद्र के कहीं बीच में कोने किनारे फेंका होना चाहिए। तो जैसे ये देखिए, ये सब क्या है? मालदीव। ये मालदीव्स है, तो ये क्या है? एक प्रकार का द्वीप है, ठीक। और जो यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है वो है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कई आइलैंड का वो है, ये देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड मिलके वो बने हैं। तो इसको हम आर्किपेलागो बोलते हैं, यानी कि द्वीप समूह बोलते हैं, ठीक। तो इन्हें हम द्वीप समूह बोलते हैं। इसे ही हम बोलते हैं फिलिपीनी आर्किपेलागो। ये जापान का आर्किपेलागो हो गया, तो इन्हें हम द्वीप समूह बोलते हैं, ठीक। तो आपको द्वीप समूह भी समझ में आ गया। पेनिसुलर मैंने बता दिया कि जो 3 ओर से जल से घिरा हो इसे प्रायद्वीप कहते हैं, जैसे भारतीय पेनिसुलर हो गया, ठीक। अब इसके बाद हमने ये चीजें कंसीडर कर ली किसमें? कॉन्टिनेंट में। अब हम आगे चलेंगे, ठीक। अब हम ओशन वाले भाग को कवर करेंगे। ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं ओशन वाले में। ओशन वाले में क्या है भैया? ओशन वाले में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ता है? ओशन क्या है? मतलब समुद्र क्या है? OCEAN, ओशन हो गया हमारा। ओशन के बाद हमें सी क्या है? सी और ओशन में क्या डिफरेंस है? फिर बे क्या है? इसे खाड़ी बोलते हैं, इसे समुद्र बोलते हैं। बे, गल्फ को हिंदी में भी खाड़ी ही बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश से ही समझना पड़ेगा। गल्फ हो गया। सी, ओशन, बे, गल्फ। स्ट्रेट क्या है? और ये इस्थमस क्या है? इस्थमस क्या है? तो इन सब चीजों के बारे में आपको, और चैनल क्या है? चैनल क्या है? तो इन के बारे में हम समझ लेते हैं। अब ओशन क्या है? ओशन एक बहुत ही ह्यूज वाटर बॉडी है, मतलब बहुत बड़ा ह्यूज वाटर बॉडी जो कई कॉन्टिनेंट को सराउंड करती है। मतलब एक कॉन्टिनेंट तक नहीं होती है, कई कॉन्टिनेंट तक, यानी कि कई महाद्वीपों तक विस्तृत होता है। तो कितने महाद्वीप हैं? कितने हमारे ये ओशन हैं? 5 ओशन हैं। इनको हम अगर आपको दिखाएं मैप पर, तो आप एक बार सबसे पहले इनको समझिए। और समुद्र क्या? आइए मैं मैप पर ही समझाता हूँ सारी चीजें। मैप पर आ जाइए, ठीक। देखिए, अब जो हमारा है, मैंने क्या बताया कि जो बहुत लार्ज बॉडी होती है, मतलब पानी के बहुत बड़े मास होते हैं। तो देखिए, जैसे हम देखें अटलांटिक जो ओशन है वो क्या केवल एक ही महाद्वीप तक सीमित है? यहाँ यूरोप महाद्वीप से लगा हुआ है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका से लगा है, यहाँ किससे लगा है?
यहाँ लगा है अफ्रीका से लगा है, यहाँ साउथ अफ्रीका से। तो ये अटलांटिक ओशन इतनी बड़ी ये वाटर बॉडी है कि कई महाद्वीपों के साथ संलग्न है, ठीक? तो इसी आधार पर हम इसको क्या कहते हैं, ओशन कहते हैं, ठीक? अब सी क्या होता है भैया? सी जो होता है वो जैसे यहाँ पे देखो, वो छोटे क्षेत्र जो 1-2 देशों तक ही सीमित हो। ओशन क्या है, कई कॉन्टिनेंट तक सीमित है, लेकिन जो सी है वो 1-2 देशों, जैसे यहाँ पे हम अरेबियन सी बोलते हैं, तो अरब कंट्रीज से संबंधित है, यानी कि अरब देशों से लगा हुआ है, तो इसको हम अरेबियन सी कहते हैं, ठीक? लेकिन केवल मात्र एक ओशन है जो कि एक देश के नाम पर पड़ा है, वो है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, ठीक है ना? तो इंडियन ओशन यानी कि वो जो इंडियन ओशन है वो केवल मात्र एक ऐसा देश है जिसके नाम पर, सी डिफरेंट चीज है, सी 2-4 देशों के अगल बगल फैला होता है, और ये जो हमारा ओशन है वो और बड़ा बॉडी होता है जो कि 2-3-4-5 कॉन्टिनेंट तक फैला होता है, जैसा कि मैंने अटलांटिक का उदाहरण लिया। जो हमारे कुल ओशन की संख्या है वो 5 है, ठीक? ओशन की संख्या 5 है, इनको याद रखिएगा, PAISA, पैसा। पैसा से ये हो गया हमारा पैसिफिक ओशन। ये जो ओशन है हमारा, ये इधर आधा और ये इधर आधा, और ये जब ऐसे घुमा देते हैं ऐसे ग्लोब, ये तो खुला हुआ है, जब घुमा देंगे, जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, इसमें आप देखिए तो ये जो हमारा ओशन है इतना, तो ये हमारा जो गोला सा दिख रहा है, ये पूरा गोला वाला, तो साइज पूछता है कि किस तरीके का गोले आकार का कौन सा ओशन है, तो वो पैसिफिक ओशन है, ठीक? तो ये पैसिफिक ओशन है, तो ये हमारा पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर है। और जो यस के आकार का है, ये यस के आकार का, वो हमारा अटलांटिक ओशन है। तो पूछता है कि जो ओ की ऐसा किस कौन से ओशन का ओ साइज है, तो वो है, ओ साइज है किसका, पैसिफिक का। और इसका एस किसका है, तो अटलांटिक ओशन। तो एक हो गया ये पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये हो गया इंडियन ओशन, ये हो गया हमारा इंडियन ओशन। इस ओशन को हम पूरे इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं, भारतीय ओशन के नाम से, ठीक? ये हो गया हमारा इंडियन ओशन। और उसके बाद हमारा क्या हो गया, सदर्न ओशन। ये हमारा जो है पूरा फैला हुआ, ये है हमारा सदर्न ओशन, ठीक? इसको हम सदर्न ओशन के नाम से जानते हैं, ठीक? ये इंडियन ओशन हो गया। और हमारा ये जो हो गया, ये हो गया हमारा आर्कटिक, ये है हमारा आर्कटिक ओशन, ठीक? तो ये 5 ओशन हो गए। और याद रखना ये साइज में लगे हुए हैं, साइज यानी कि जितना जल की मात्रा, वॉल्यूम के आधार पर, जितनी जिसकी गहराई, सबसे ज्यादा पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर ये है हमारा सदर्न ओशन, फिर ये है हमारा ये अंटार्कटिक, आर्कटिक, ठीक? आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया? ठीक, अब आइए देखते हैं आगे। अब इसमें हमने क्या बताना था, अब हमें बताना था इसमें, ओशन हो गया, सी हो गया, और बे। बे और गल्फ में अंतर समझ लो। जो बे होता है, ये भी हिंदी में इसको भी खाड़ी ही बोलते हैं, बे। बे को भी हिंदी खा, और गल्फ को। तो बे जो होता है वो, उसका मुंह थोड़ा सा ज्यादा खुला होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल। तो ये आप जो देख रहे हैं ऐसे गोला टाइप का, तो इसमें देखिए मुंह इसमें ज्यादा खुला है, ठीक है ना? मुंह कितना है, ज्यादा खुला है, तो इसको हम बे बोलते हैं, बे, ठीक? और ये जो हमारा होता है, जैसे ये मैक्सिकन गल्फ है, मैक्सिकन गल्फ है, तो इसमें आप देखिए मुंह इतना नहीं खुला है, मुंह केवल इतना खुला है, तो इसे हम गल्फ कहते हैं, ठीक? तो ध्यान रखना है कि लगभग एक ही चीज है, बस इसमें इसका मुंह ज्यादा खुला होता है और ये इसका मुंह थोड़ा सा कम खुला होता है, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा गल्फ, ये हो गया हमारा बे। बे और गल्फ क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक? ये मैक्सिकन गल्फ है, ये अलास्का का गल्फ है, ठीक है ना? तो इन चीजों को हम, आप एक बार ध्यान में रखें। अब समझ लेते हैं स्ट्रेट के बारे में। स्ट्रेट हो गया, चैनल हो गया, और ये इस्थमस, इन सब के बारे में। इन्हें डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं। जैसे पाक जल डमरू मध्य ये है ना, श्रीलंका और भारत के बीच में, तो इसे हम बोलते हैं एक प्रकार का जल डमरू मध्य, जो कि इस तरीके से जुड़ा होता है, यानी कि इधर वाटर बॉडी और इधर वाटर बॉडी, इधर लैंड और इधर लैंड से जुड़ा होगा, उसे हम इस्तमस बोलेंगे। यहाँ एक पनामा चैनल है, आप देखते होंगे पेरू के पास यहाँ पे। तो ये पनामा जो चैनल है, यानी कि एक सक्रिय वो होती है जहां से हम अपने जहाज वहाज को पास कराते हैं, जो कि 2 बड़ी लार्ज वाटर बॉडी, यानी कि 2 बड़े पानी को जोड़ता है। यानी कि एक कौन सा ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, और एक कौन सा ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन। तो दोनों को जोड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, ठीक है ना? तो स्ट्रेट समझ में आ गया, इस्थमस समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये सा आपको बता दिया, गल्फ बता दिया, ये सारी चीजें, चैनल बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, यानी कि हमने क्या कवर कर दिया, ये आपका ये कवर कर दिया, और ये चीजें आपको मैंने बता दी, ठीक है ना? अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम जो बढ़ेंगे आपको बताएंगे पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के साइज शेप के बारे में, ठीक है ना? चलिए, अब देखिए, सबसे पहले इसके लिए मैं एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर हम पृथ्वी के साइज की बात करें और शेप की बात करें, तो शुरू में बहुत सारी अवधारणा दी गई, कोई इसको गोलाकार बताया, तो कोई इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड बताया, तो फिर अब जब सर्वसम्मति के आधार पर जो स्वीकृत किया गया है, अब इसको भारत को सभी लोग इसको एक जियोइड का शेप मानते हैं। तो जो पृथ्वी का आकार है उसको हम जियोइड बोलते हैं, ठीक? पृथ्वी का जो आकार है उसको, उसका जो नाम है जियोइड।
जियोइड बोलते हैं, ठीक है ना? तो अब जो हमारे पृथ्वी का आकार सर्वसम्मति से स्वीकार है उसका नाम है जियोइड। इसके बहुत सारे लोग इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं। तो अब हम जियोइड को और ऑब्लेट स्फेरॉइड को समझ लेते हैं कि है क्या ये? देखो जो पृथ्वी है उसका घूर्णन के बारे में और रिवोल्यूशन के बारे में तो जो पृथ्वी है आपको पता है कि वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जो पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री घूमी है तो वो अपने जो एक्सिस है उस पर रोटेट कर रही है। मतलब अपने एक्सिस पर घूर्णन कर रही है। तो पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं। एक तो रिवोल्यूशन जो ऐसे चल रही है, ऐसे-ऐसे सूर्य का चक्कर, और एक जो अपने जगह पर ऐसे घूम रही है। जैसे मैं आपको इसको दिखाऊँ तो देखो एक ऐसे ये लगातार घूम रही है पृथ्वी, और ऐसे-ऐसे इस तरीके से पृथ्वी चल रही है, ठीक है ना? इस तरीके से कंटिन्यू, और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस तरीके से पृथ्वी चल रही है, ठीक है ना? और बीच में ही सूर्य है तो ऐसे चक्कर लगा रही है उसका, ठीक है? ऐसे चक्कर लगा रही है। लेकिन पृथ्वी का ये जो घूर्णन है अपने अक्ष पर, वो किस दिशा में हो रहा है वो जानना ज़रूरी है। तो वो जो है हमारा वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। तो सबसे पहले दिशा ज्ञान होना आवश्यक है, तो दिशा ज्ञान कर लीजिए। तो हमेशा कोई पृथ्वी लगाइए तो यही उसके ऊपर चिपका दीजिए। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा नॉर्थ हो जाएगा, इधर हमारा ईस्ट हो जाएगा, इधर हमारा वेस्ट हो जाएगा और इधर हमारा साउथ। अब इसी को इधर चिपका दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी दिशा में है पृथ्वी। तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा। तो पृथ्वी घूम किधर से रही है, वेस्ट टू ईस्ट। तो पृथ्वी कैसे घूम रही है, देखो इधर मैंने बनाया ना चिन्ह, तो ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है ना? तो जो पृथ्वी इधर घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, अब अपने जगह पर घूम रही है। तो आपने फिजिक्स में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल के बारे में पढ़ा होगा। तो जो अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल है, वो क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। यानी कि केंद्र से दूर जब कोई भी वस्तु गतिमान होती है, जैसे जैसे गाड़ी-वाड़ी लेके जाते होंगे, जब उड़ान आता होगा तो कभी-कभी आप देखते होंगे केंद्र से बाहर की ओर आप लोग झुक जाते हैं। मतलब गाड़ी जिधर घूमती है, उससे विपरीत दिशा में घूमते हैं, ठीक? तो वही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना? तो इसी तरीके से जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसके जो बीच में बहुत रॉकी मटेरियल है और बहुत ज़्यादा वो है, वो यहाँ से घूम निकल के बीच में, मतलब किनारे-किनारे फैलने लगता है, इधर आने लगता है, यानी कि यहाँ से जाके यहाँ पहुँचने लगता है। तो पृथ्वी इसी कारण है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, जैसे ये पृथ्वी हो गई और अपने अक्ष में ना घूमने के कारण ये कैसी बन गई, ये कुछ इस तरीके के शेप में आ गई। इस तरीके, यानी कि यहाँ पे इसके यहाँ पे चपटापन आ गया और यहाँ पे भी, ठीक? और मास जो है इधर शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये घूम रहा था लगातार, तो ये मास जो है इसका थोड़ा-थोड़ा इधर हो गया, ठीक है ना? तो इस तरीके से, और इसी शेप को ऑब्लेट स्फेरॉइड या आप जियोइड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कहीं पे उठा हुआ है, कहीं पे दबा हुआ है, मतलब ढचकी-पचकी हुई है, ठीक है ना? चलो, ये समझ गए कि ये जियोइड का शेप है ये, और समझ गए क्यों है जियोइड, क्योंकि क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसमें जो मास है वो किनारे चला जा रहा है, तो इधर-इधर आ जा रहा है पूरा मास निकल के, तो ऊपर चपटी हो जा रही है। तो इसी के कारण इसका जो है हमारा पृथ्वी जो है, ये हम अगले स्लाइड पर दिखाते हैं। तो जो हमारी ये जैसे पृथ्वी है ना, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये यार ये क्या बन रहा है? ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक? अब पृथ्वी जो हो गई हमारी, वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर है, झुकी हुई है। तो जो ये ऊपर ये इसके ये है, ये जो हमारा है, ये जो हमारा है, और ये, यानी कि आप देख रहे होंगे ये दूरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये दूरी। मतलब क्यों ये ज़्यादा है? क्योंकि वही बताया ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये जो फैल गई, और यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हमारा कुल मिला के जो इसकी दूरी है, ये 12,756 किलोमीटर की है, और ये जो हमारा ये वाला व्यास है, यानी कि जो इसका लंबवत व्यास है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जो दूरी है, वो हमारा 12,714 किलोमीटर है, ठीक? तो देखिए ये दूरी ज़्यादा है इसके, तो बीच में ये चपटी है, ठीक? और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हुआ है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा ये, ठीक? यानी कि लगभग ये 0.3% के आसपास ये इससे कम है, यानी कि इसका जो डायामीटर है, कौन-सा डायामीटर? पोलर डायामीटर, यानी कि ध्रुवीय व्यास जो है, इसका जो ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास जो है किससे लेस है? लेस दैन किससे? ये हमारा इक्वेटोरियल, यानी कि भूमध्य रेखीय व्यास। ठीक, तो जो ध्रुवीय व्यास है वो हमारे भूमध्य रेखीय व्यास से क्या है? कम है। इसे, और ये परीक्षा में आपको स्टेटमेंट देके पूछेगा कि स्टेटमेंट 1 ध्रुवीय व्यास भूमध्य रेखीय व्यास से कम है। ठीक? स्टेटमेंट 2 दे देगा कि क्या कहते हैं हम, इसके इस अंतर का कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक? तो अगर आपको पता होगा तो आप दोनों स्टेटमेंट करके आएँगे कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और दूसरा स्टेटमेंट इसकी सर्वोत्तम व्याख्या करता है। ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया कि पृथ्वी का आकार क्या है, पृथ्वी क्यों ऑब्लेट स्फेरॉइड है, और उसका ध्रुवीय व्यास और उसका भूमध्य रेखीय व्यास समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे पृथ्वी के
ऊपर हम किस तरीके से पृथ्वी के ऊपर ये अपने स्थान को डिसाइड करते हैं कि कौन-सा स्थान कहाँ पे है, कौन से देश की तिथि रेखा क्या है और ये जो हमारा ये टाइम क्या है, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड इन सब के बारे में समझेंगे, ठीक है ना? अब भैया पृथ्वी तो हम उसका शेप, आकार सब कुछ समझ गए। अब हमें समझने की आवश्यकता है कि हम पृथ्वी पे कोई लोकेशन, किसी भी स्थान पर क्या समय हो रहा है, उसको कैसे निर्धारित करते हैं, ठीक है? अब मैं आपको मान लीजिए ये हमारा ये बोर्ड है। यहाँ पे मैं एक्स को रख देता हूँ और यहाँ पे वाई को रख देता हूँ और मैं पूछूँ कि बताओ कि एक्स और वाई कहाँ है? तो कैसे बताओगे? कोई कुछ कुछ तरीका तो होना चाहिए कि बताओगे कि ये यहाँ पर बैठा है। यहाँ का नाम तो होना चाहिए ना कि यहाँ पर बैठा क्या है? तो क्या किया ये जो भूगोल से संबंधित ये जो अ, जो भूगोल की जो पृथ्वी की आकृति से संबंध रखते हैं, उ जो पृथ्वी की आकृति और उससे संबंध रखते हैं, उन लोगों ने जैसे ये एक तरीके का ग्राफ ही बना दिया, ऐसे। अब देखो इसको, इस ग्राफ को समझो और तब समझ जाओगे कि ये क्या है, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक? अब इसको आप समझ लो, ठीक? अब इसको ठीक, अब देखो, मैंने इसका नाम रख दिया 1, 2, 3, 4। इस लाइन का नाम है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सो एंड ऑन, ठीक? और इधर मैंने इस जो लेटी वाली लाइन है, यानी कि ये जो इस तरीके से है क्षैतिज रेखाएँ, इनको ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक? अब मैं पूछूँ किसी से कि बताओ कि एक्स और वाई कहाँ स्थित हैं? तो आप कैसे बताएँगे? अब आप बताएँगे कि कहाँ किस वाले इसमें है? बी में है और किस नंबर पे में है? 3 में। तो हम इसका इसका नाम बता सकते हैं कि वो B3 में है, ठीक? अब हम अगर इसको बताना हो कि वाई कहाँ है, तो हम क्या बताएँगे कि ये डी के लाइन में और इधर 10, तो यानी कि D10 में है ये। तो काम आसान हो गया, लोकेशन बताना कि कौन व्यक्ति कहाँ पे बैठा है, कौन-सा देश कहाँ पर रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है पूरा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। ये एक काल्पनिक रेखाएँ हैं जो कि भूवैज्ञानिकों द्वारा इनको निर्धारित की गई हैं, बनाई गई हैं, सर्वसम्मति से सारे देशों ने एक सर्वसम्मति से इनको निर्मित किया है। तो आपको समझ में आ गया। तो अब इसी को उठा के अगर हम पृथ्वी पर ऐसे चिपका दें, पृथ्वी पर ये पहले से नहीं थी। इसको तो हम वैज्ञानिक लोगों ने जो इस तरीके से सोचते थे कि ऐसे लोकेशन पता किया जा सकता है, उन्होंने इसको उठाया और पृथ्वी पर ऐसे घुमा के चिपका दिया, ठीक? तो पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर बन गए, जिसे लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड बोलते हैं। अब हम इसको पृथ्वी पर अप्लाई करते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब इस पृथ्वी में हम अपने अक्षांश और देशांतर को निर्धारित करते हैं। तो जो हमारी सबसे पहले हम अक्षांश की बात करेंगे। अक्षांश, अक्षांश जिसे हम लैटीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, ठीक? अब समझो इसको, जो हमारा ये 0 डिग्री, सबसे पहले तो हम एक स्थान निर्धारित करेंगे, जहाँ पे हम अपना रेफ़रेंस मान सकें कि यहाँ पर हम 0 मानेंगे और उसके बाद हम ऊपर-नीचे इसके गति करेंगे, ठीक है ना? अब देखो जैसे हम 0 डिग्री माने, तो ये हमें सबसे पहले मैंने दिशा बता दिया कि ये जो हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है और ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है, ठीक है ना? तो अब देखिए जो हमारी अक्षांश रेखाएँ हैं या लैटीट्यूड, लैटीट्यूड मतलब लेटी हुई, तो जो रेखाएँ लेटी हुई हैं इस तरीके से ये पृथ्वी पर, इस तरीके से उनको हम लैटीट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएँ बोलते हैं, ठीक? ये हो गई हमारी अक्षांश रेखा, ठीक? आप देखते चलिए, ठीक? अब ये अब ये जो हम देख रहे हैं ये हमारी अक्षांश रेखा, ठीक? और साथ ही में अब हम अक्षांश रेखाओं को समझें, उससे पहले हम 0 डिग्री और ये इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखाएँ होती क्या हैं? अक्षांश रेखाएँ होती हैं एंगल, कोण होती हैं, कहाँ से? पृथ्वी के केंद्र से उत्तर और कहाँ पे? दक्षिण की ओर। पृथ्वी के केंद्र से उत्तर जाने पर और दक्षिण जाने पर, अब यहाँ से हम इसको जैसे बनाए, देखो उत्तर गए दक्षिण गए, चाहे उत्तर चले जाएँ। उत्तर चले जाओ, चाहे दक्षिण चले जाओ, पृथ्वी के केंद्र से एक कोण बनाते जाओ, ठीक है ना? ये हमारा वो हो गया, ये हमारा वो मेन रेफरेंस वो हो गया 0 डिग्री और इसके हम ऊपर जाएँगे तो नॉर्थ और इसके नीचे जाएँगे तो साउथ। तो उत्तर और दक्षिण जाके जो हम कोण बना रहे हैं, वो हमारा क्या हो रहा है? वो हमारा बन रहा है ये अक्षांश रेखा और इसी कोण से सेम इसी तरीके से इधर भी हम अगर कर दें, तो आप देखिए ये जो हम कोण बनाते जा रहे हैं,
ये देखिए हमारी ये रेफरेंस लाइन है, ध्यान रखिएगा। इसी रेफरेंस लाइन 0 डिग्री से हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, यानी कि उत्तर जा रहे हैं और दक्षिण जा रहे हैं, ठीक है ना? तो जब हम ये बनाए तो देखो ये रेफरेंस लाइन से कुछ कोण लेके बना रहे हैं ना, ऐसे कोण लेके बना रहे हैं ना, तो यही कोण जो है ये हमारी अक्षांशों को, अब जब हम इसी कोण को ऐसे ये वाला इधर का कोण और इधर के कोण को ऐसे मिला दिए तो इसी रेखा को, तो ये हमारा क्या बन गया, एक अक्षांश निर्मित हो गया, ठीक? तो इसी तरीके से जो हमारा ऊपर है वो पूरे हमारे 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे-ऐसे करके यहाँ तक आके हम 90 डिग्री तक पहुँचते हैं, ठीक? और यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ भी 90 डिग्री तक पहुँचते हैं, ठीक? तो कुल अक्षांश रेखाएँ कितनी हो गई? 90 इधर, 90 उधर, तो अक्षांश रेखाएँ कितनी हो गई? 180 ना? ऐसा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि पूरी 180 रेखाएँ। अक्षांश रेखाएँ, अक्षांश कोण 2 चीज़ें अलग-अलग चीज़ें हैं। तो अक्षांश क्या है? पृथ्वी के केंद्र से लिया गया कोण जो कि उत्तर और दक्षिण की ओर चलता हो। पृथ्वी के केंद्र से लिया गया कोण जो कि उत्तर और दक्षिण की ओर चलता है, उसे हम अक्षांश रेखाएँ कहते हैं। और ध्यान रखने की बात है, इसको हम अगर एक अलग डायग्राम में ऐसे दिखाएँ 3D मॉडल में, तो आपको और आसानी होगी समझने में। जैसे ये हो गया हमारा पृथ्वी का इक्वेटर, आधा पृथ्वी काट दिए तो ये हमारा बन गई पृथ्वी, ठीक? ये हमारी पृथ्वी बन गई, ठीक? और ये हमारा इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री है, अच्छा, ठीक? अब ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा पृथ्वी का केंद्र है, ठीक? अब पृथ्वी के केंद्र से उत्तर और दक्षिण की ओर जाना है हमको, तो पृथ्वी से उत्तर गए, ये उत्तर हम चले गए और ये हम दक्षिण चले गए। तो पृथ्वी से उत्तर और जब दक्षिण गए, तो हमने क्या देखा कि ये रेखाएँ ऐसे घुमा के ऐसे बनी। फिर ये वाली जो हमारा ये वाला था इसको घुमाया ऐसे, फिर ऐसे घुमाया, तो ये आधी पृथ्वी है। जब आधी इधर भी हम काटे इसलिए जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक? अभी देखो ये ऐसे जब इसको हम मिला रहे हैं, तो ये अक्षांश रेखाएँ ही बन रही हैं ना, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान रखना है कि पृथ्वी के केंद्र से उत्तर और दक्षिण की ओर जो कोण है हमारे, वही हमारी अक्षांश रेखाएँ। अब अक्षांश रेखाएँ अलग चीज़ें हैं, अक्षांश रेखाएँ अलग हैं और अक्षांश कोण अलग है, यानी कि लैटीट्यूड एंगल और लैटीट्यूड लाइन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ओके? वी विल डिस्कस अबाउट बोथ, ठीक? तो सबसे पहले हम इसके लैटीट्यूड जो हमारा है, लैटीट्यूड एंगल है, यानी कि लैटीट्यूड एंगल और लैटीट्यूड लाइन, इनके बारे में समझ लेते हैं, ठीक? तो जो हमारे लैटीट्यूड एंगल हैं, वो कितने हैं? वो 90 डिग्री इधर, 0 से लेके 90 इधर है और 0 से लेके 90 इधर है, तो पूरे हमारे कितने हुए? 180 कोण हुए, ठीक है ना? 180 कोण हुए और उसके बाद 0 डिग्री भी एक है। एक रेफरेंस लाइन लिए हैं, यहाँ से 1 से लेके 90 यहाँ हुआ, 1 से लेके 90 यहाँ हुआ, तो कुल जो हमारे लैटीट्यूड एंगल कितने हुए? 90 प्लस 90 और प्लस 0 डिग्री वाला, तो तीनों पूरे कोण कितने हुए? पूरे 181 एंगल हुए। पूरे जो हमारे लैटीट्यूड एंगल हुए, वो 181 हुए। और ध्यान देना है, जब हम लैटीट्यूड लाइन की बात करेंगे, तो ये जो है हमारा 90 डिग्री और 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, 90 दक्षिण और 90 डिग्री उत्तर, ये बिंदु हैं, न कि एक रेखा है। तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं रेखा, तो कितने? 181 में से हम 2 घटा देंगे, क्योंकि ये 2 पॉइंट है भाई, ये रेखा है ही नहीं। तो जब 2 रेखाएं घट जाएंगी तो पूरे 179 लैटीट्यूड लाइंस निकल कर आएंगी, ठीक? तो ये हो गया हमारा अक्षांश। कितने अक्षांश हैं? 179 अक्षांश हैं, 181 हमारे अक्षांश कोण हैं, ठीक? तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अब हम देशांतर के बारे में देखते हैं। 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में और समझ लेते हैं। 2-3 बातें ये महत्वपूर्ण है कि ये रेखाएँ एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है ना? एक दूसरे के समांतर होती हैं और इनके बीच का जो दूरी होता है, ये एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। आप देख रहे हैं, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, इसके समांतर है। तो सबसे पहले एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी कि पैरेलल होते हैं। दूसरा है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, एक अक्षांश से लेके दूसरे अक्षांश के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर के लगभग बराबर होता है, ठीक? तो ये तो महत्वपूर्ण है, इनको पैरेलल्स भी बोलते हैं, ठीक? पैरेलल के भी इनको बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, हम देशांतर के बारे में समझते हैं, ठीक? अब देखिए देशांतर के बारे में। या तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, जहाँ से हम देशांतर से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आपको इसको इतना डाइजेस्ट करने में ही हमें लगता है टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ, बड़ी सहज भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। 1-2 बार रिवाइज़ करिएगा, देखिएगा, चीज़ें आसानी से समझ में आएँगी, ठीक है ना? कोई भी समस्या होगी, खुला हुआ माध्यम है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है ना? और 1-2 बातें मैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ आप लोगों के लिए कि देखिए, इसका उद्देश्य मात्र इतना नहीं है कि मैं यहाँ पे आके अपना भाषाई पाखंड झाड़ सकूँ। कुछ विद्यार्थियों को समस्या हो रही होगी कि सर इंग्लिश में भी बताइए, और कुछ विद्यार्थी ये कह रहे होंगे कि हिंदी, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश का समन्वय लेके बताने का प्रयास किया है। और रही बात इंग्लिश की, तो मैं इंग्लिश में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई एम कैपेबल इनफ टू एक्सप्लेन ऑल दीज़ एस्पेक्ट्स इन इंग्लिश, बट आई एम डोंट वांट टू स्प्रेड द व्हाट वी सो कॉल्ड द लैंग्वेज टेररिज्म, तो वो मेरा उद्देश्य नहीं है। द होल एसेंस ऑफ द लेक्चर इज़ टू कन्वे द मीनिंग, कन्वे द एसेंस ऑफ द टॉपिक, नॉट टू एस्टैब्लिश आवर लैंग्वेज टेररिज्म। तो लेट्स बी वेरी लूसिड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हम बड़े ही सहजपूर्वक अपने विचारों को रखेंगे और मुझे लगता है आप इन चीज़ों को आत्मसात करेंगे अपनी तैयारी में और अपने पठन पाठन के कार्यों में। तो ठीक है ना, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।